साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3-4 क्लासेस में ये टॉपिक आपका कवर होगा। देखिए, इंडिया में जब हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, बैंकिंग के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कुछ इस तरीके का साथियों देखने को आपको मिलता है। यूनिवर्सल बैंक्स आपको देखने को मिलते हैं, और यूनिवर्सल बैंक्स को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो आप इनको पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक्स में डिवाइड करके देखते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है साथियों, दैट इज़ SBI। उसको हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। और नेशनलाइज्ड बैंक्स जो हैं ये क्या होते हैं, बैंक नेशनलाइजेशन का क्या मोटिव रहा होगा जब किया गया था, एक इसके बारे में एक बेसिक आइडिया कम से कम हमें होना चाहिए। फिर प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, और ये कुछ टर्म्स इस्तेमाल करे जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में। ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक ये क्या होते हैं, इस पर भी नज़र डालेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं। और साथियों, आपको पता है कि इस बार का जो 2024 का प्रीलिम का पेपर हुआ था, वहाँ पे फॉरेन बैंक से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम यूनिवर्सल बैंक्स को कवर करेंगे। ठीक है, और यूनिवर्सल बैंक्स के अंदर ये जितने भी प्रोविजन है, इन सभी को इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। अगली क्लास में हम ये रीजनल रूरल बैंक, फिर उसके बाद में ये लोकल एरिया बैंक, ये एक क्लास में कवर होगा। और उसके बाद एक और क्लास लगेगी जहाँ पे हम ये डिफरेंशिएटेड बैंक क्या होते हैं इसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक को समझेंगे क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि ये पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं। और फिर एक और क्लास में हम समझेंगे कि ये कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं। तो ये जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, इसको समझने के लिए कम से कम 4 क्लासेस लगेंगी। और इन सभी बैंकिंग सिस्टम का जो बॉस है RBI, तो एक क्लास RBI पे लगेगी। तो कम से कम 5 क्लासेस में हम बैंकिंग स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझें कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है। तो नाम से क्लियर है, पब्लिक सेक्टर बैंक को आप गवर्नमेंट सेक्टर बैंक भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में जो ओनरशिप होती है वो किसकी होती है, मेजॉरिटी जो स्टेक होता है वो किसका होता है, वो गवर्नमेंट का होता है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ये जो PSB होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, दीज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया के अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो लार्जेस्ट जो शेयर है वो किसका है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक का ही है। लार्जेस्ट अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें साथियों, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और करंटली अगर आप देखोगे तो 12 आपको कम से कम पब्लिक सेक्टर बैंक देखने को मिलते हैं। ये है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। और जो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में चलिए साथियों कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक बना, उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री पे नजर डालते हैं। बैंक ऑफ कलकत्ता करके एक बैंक का गठन किया जाता है 1806 में। इसी बैंक का रीनेमिंग किया जाता है 1840 में, और इसका नाम रखा जाता है साथियों बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में एक बैंक का गठन होता है जिसका नाम रखा जाता है बैंक ऑफ बॉम्बे, और बैंक ऑफ मद्रास करके एक 1843 में बैंक का गठन किया जाता है। कलेक्टिवली इनके लिए एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, प्रेसिडेंसी बैंक। तो ये बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास जो थे, ये दरअसल प्रेसिडेंसीज बैंक थे, क्योंकि तीन ही उसमें की प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश, और उसके जो मेजर ये बैंक थे उनको हम प्रेसिडेंसीज बैंक कहते थे। यही जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक है ये आपस में मर्ज हो जाते हैं 1921 में, और इसका नाम रखा जाता है साथियों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आपको पता है साथियों, जब RBI नहीं बना था तो उससे पहले RBI या आप कह लीजिए सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन था, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही परफॉर्म करती थी। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया साथियों आफ्टर इंडिपेंडेंस 1955 में इसको नेशनलाइज कर दिया जाता है। और नेशनलाइज का सिंपल सा मतलब होता है कि जो स्टेक है वो किसका अब मेजॉरिटी हो जाएगा, गवर्नमेंट का हो जाएगा। नेशनलाइज करना मतलब कि राष्ट्रीयकरण करना, राष्ट्र का हो जाएगा, देश का हो जाएगा, मतलब कि गवर्नमेंट का हो जाएगा। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया 1955 में, और इसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एग्जिस्टेंस में आता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आप फिर ये भी कह सकते हैं कि इट वॉज द फर्स्ट नेशनलाइज बैंक ऑफ इंडिया। साथियों, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है साथियों मुंबई में। अब देखिए, जब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो बहुत लंबे समय तक इनके बहुत सारे एसोसिएट बैंक्स हुआ करते थे। ठीक है, इनका एग्जैक्ट नंबर की अगर हम बात करें तो 7 इनके एसोसिएट बैंक्स हुआ करते थे। ठीक है, अब ये जो 7 एसोसिएट बैंक है, अब ये मर्ज हो चुके हैं SBI के साथ में। तो कई बार ना आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे ऑप्शन में दे दिया जाए कि बताइए इसमें से कौन सा
एसबीआई का एसोसिएट बैंक नहीं था। ठीक है, तो आपको पहले ये तो पता होगा कौन से थे। तो यहाँ पे ये सातों के सातों जो एसोसिएट बैंक थे इन सभी के मैंने नेम लिखे हुए हैं। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र ये मर्ज हो गया था 2008 में। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ये मर्ज हुआ था 2009 में। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ठीक है, त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ये सभी जो है ये 2017 में मर्ज हुए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। ठीक है, तो ये सातों के सातों नेम जो आपने याद रखना है। और भारतीय महिला बैंक जो था ये भी 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हो गया। अगर करंट पोजीशन की अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो लार्जेस्ट बैंक है इंडिया में, हमें ये तो पता है। और टोटल मार्केट शेयर की अगर हम साथियों बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो 23% जो मार्केट शेयर है साथियों वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में है। तो कम से कम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन तो पता होनी ही चाहिए। अब हम देखते हैं साथियों ये प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं। तो जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो देखो, जब हमने पब्लिक सेक्टर बैंक की बात की थी, तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उसकी ओनरशिप किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास में। तो इसकी ओनरशिप किसके पास होती है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास में। कहने का मतलब है कि अगर 51% या 51% से ज़्यादा स्टेक अगर किसी भी बैंक में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइवेट सेक्टर बैंक कहेंगे। तो जब हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं साथियों, तो कुछ टर्म्स जो है आपने अक्सर सुना होगा कि ये ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं। तो देखिए, जब हम बैंक नेशनलाइजेशन की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि ये नेशनलिस्ट नहीं है, ये नेशनलाइजेशन है। इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लेना, नेशनलाइजेशन। ये टॉपिक हमने आगे करना है। आपने ये टर्म तो सुना ही होगा, बैंक नेशनलाइजेशन। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया था। दो टाइम पीरियड आपको पता है, आपने पढ़ा होगा 1969 और 1980। तो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से हैं? ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक है जो कि 1969 और 1980 में जिनका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि दे वर वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, तो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से बैंक है? वो वाले प्राइवेट बैंक जो कि नेशनलाइज नहीं हुए थे ड्यूरिंग नेशनलाइजेशन प्रोसेस ऑफ 1969 एंड 1980 ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज। ठीक है, अब हम बात करें न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं। तो आपको पता है कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी जो थी ये 1990s के दौर में शुरू किया गया था और उसको हमने नाम दिया एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म। तो ये जब रिफॉर्म्स आप पढ़ते हो साथियों, तो आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए थे। प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो थी ये क्रिएट करी गई थी। तो उस दौर में मतलब कि एलपीजी रिफॉर्म के बाद में जितने प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्टेंस में आए थे उनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं साथियों न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो मेरे ख्याल से ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं, ये टर्म अब आपको क्लियर हो चुका होगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक की साथियों जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। लार्जेस्ट अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो वो एचडीएफसी है। इनका एक और फीचर होता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है एनपीए जो है इनका काफ़ी कम होता है। ठीक है, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन के बाद ये लोग लोन देते हैं। अब एक टर्म आपने सुना होगा ये शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं? तो देखिए, हमारा एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 का जो सेकंड शेड्यूल है, अगर कोई भी बैंक इस सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम शेड्यूल बैंक कहेंगे। ठीक है, आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे? शेड्यूल बैंक्स कहेंगे। इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है? तो साथियों कम से कम जो मिनिमम पेडअप कैपिटल है वो 5 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है, और ये जो बैंक्स हैं इनका मोटिव क्या होना चाहिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। हालांकि ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो अमाउंट वाला क्राइटेरिया है ये कम से कम आप याद रखना। तो ये होते हैं साथियों शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे इंडिया में तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल कमर्शियल बैंक और राइट हैंड साइड पे है शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को अगर आप फर्दर डिवाइड करोगे तो आप देखते हो कि पब्लिक सेक्टर बैंक आता है जो कि अभी हमने देख लिया, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हमने देख लिया। ठीक है, इसके अलावा इसमें फॉरेन बैंक्स आएंगे, रीजनल रूरल बैंक्स आएंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक आएंगे, पेमेंट बैंक्स आएंगे। ठीक है, और फिर पब्लिक सेक्टर बैंक को अगर हम फर्दर और अगर डिवाइड करें तो इसमें एसबीआई आ जाएगा, नेशनलाइज बैंक आ जाएगा। तो नेशनलाइज बैंक्स जो हैं या नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का जो कॉन्सेप्ट है ये इसी क्लास में हम देखेंगे। और एसबीआई हमने अभी तक देख लिया है। ओल्ड प्राइवेट बैंक और न्यू प्राइवेट बैंक क्या होता है ये भी साथियों आपने समझ लिया। और इस क्लास में हमने फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं ये भी समझना है। ठीक है, बाकी जो आरआरबी हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, पेमेंट बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक जो हो गए ये हम अगली क्लासेस में समझेंगे। तो अगर कोई बैंक शेड्यूल बैंक है
अगर कोई बैंक शेड्यूल बैंक है तो इसका क्या बेनिफिट होगा। तो देखिए सबसे बड़ा इनका जो बेनिफिट है वो यही है कि ये जो बैंक्स हैं ये एलिजिबल होंगे किसके लिए, ये बैंक रेट पे आरबीआई से लोन ले सकते हैं। तो ये बैंक रेट क्या होता है, तो बैंक रेट ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई बैंकों को लोन प्रोवाइड करते हैं। हालांकि ये जो रास्ता है आज के टाइम में बहुत फॉलो नहीं किया जा रहा है। डिटेल में इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे जब मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रिविलेज आपने याद रखना है कि अगर आप शेड्यूल बैंक है तो सबसे पहला बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आप बैंक रेट पे शेड्यूल बैंक से आरबीआई से आप लोन ले सकते हैं। दूसरा बेनिफिट आपको क्या है कि अगर आप शेड्यूल बैंक हैं तो आप ऑटोमेटिकली क्लियरिंग हाउस के मेंबर बन जाते हैं। क्लियरिंग हाउस क्या होते हैं, तो देखो ट्रांजैक्शन जब पेमेंट का होता है तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी मान लो कि अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, ठीक है, तो उसको क्लियर करने के लिए एक टीम तो होगी, ठीक है। तो वो जो टीम होगी, जो क्लियरिंग हाउस नाम की जो बॉडी होगी, उसका आप ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं अगर आप शेड्यूल बैंक का टैग अगर आपको मिला हुआ है। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो आरबीआई के कुछ बिल होते हैं, ठीक है, और जो मोस्ट लिक्विड मोस्ट सेफ जो इनका बिल होता है उसको हम फर्स्ट क्लास बिल कहते हैं। तो जब आप शेड्यूल बैंक बन जाते हैं तो ये जो फर्स्ट क्लास बिल है आरबीआई का, ठीक है, वो आपको रीडिस्काउंट रेट पे आपको मिल जाता है, मतलब कि कम पैसे पे आपको मिल जाता है, फेस वैल्यू से कम की वैल्यू पे आपको वो बिल जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं और यहाँ से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप शेड्यूल बैंक हैं तो पहला बेनिफिट क्या होगा कि आपको आरबीआई से लोन मिलेगा बैंक रेट पे। दूसरा, ऑटोमेटिकली आप क्लियरिंग हाउस के मेंबर बन जाएंगे और एट द सेम टाइम जो फर्स्ट क्लास बिल होता है आरबीआई का वो आपको रीडिस्काउंट रेट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके बेनिफिट्स होते हैं। तो फिर ये नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं, तो नाम से क्लियर है, जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में ये आरबीआई एक्ट है, ये आई है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। तो ऐसे बैंक्स जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है उनको हम क्या कहेंगे, नॉन शेड्यूल बैंक्स कहेंगे। तो ये जो नॉन शेड्यूल बैंक्स हैं, क्या इनको सीआरआर एसएलआर मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल होती है। और यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखना है, देखो वैसे आप में से कईयों ने मॉनेटरी पॉलिसी तो पढ़ी होगी, आपको पता है कि ये जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, बैंक रन से बचने के लिए बैंकों को आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है कि अगर आप नॉन शेड्यूल बैंक है तो ये जो सीआरआर है मेंटेन तो करना पड़ेगा, लेकिन ये जो अमाउंट है आप अपने पास ही रख सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस है, ये याद रखना है। शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक के बीच में ये सबसे मेजर डिफरेंस है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा पेपर में। एसएलआर की बात करते हैं तो आपको पता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है, ठीक है, ये तो बैंक अपने पास ही रखते हैं, तो यहाँ पे भी ये लोग अपने पास ही रख रहे हैं। बस सीआरआर वाला थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है, ये याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये जो नॉन शेड्यूल बैंक है, क्या ये आरबीआई से पैसा ले सकते हैं नॉर्मल बैंकिंग पर्पस के लिए, तो बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या हो सकता है, तो बहुत सारे आप कह सकते हैं, कुछ लोकल एरिया बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है कुछ, ठीक है, जिनको आप नॉन शेड्यूल बैंक्स कह सकते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन कम से कम आप नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में याद रखना है। अब हम देखते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो देखो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का क्या मतलब हुआ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम, ये राइट नहीं आएगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक सेक्टर, सिंपल सा बात है। तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है अगर उसका राष्ट्रीयकरण कर दे, अगर गवर्नमेंट सेक्टर को दे दे उसकी ओनरशिप, तो उसको क्या कहेंगे, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कहेंगे। क्यों किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के पीछे। तो साथियों इसका एम होता है टू फैसिलिटेट सोशल बैंकिंग। तो आप कहोगे सोशल बैंकिंग क्या होता है, तो देखो सोशल बैंकिंग नाम से क्लियर है कि ऐसा बैंकिंग सिस्टम जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करे उसको हम सोशल बैंकिंग कहेंगे। देखो जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं ना, तो प्राइवेट सेक्टर तो आपको पता है प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, ठीक है, ये मतलब कि वेलफेयर हो सोसाइटी का, ये सब्जेक्ट मैटर थोड़ी होता है उनका, ठीक है। ये सब्जेक्ट मैटर किसका होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक का होता है। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का जो मेजर आप कह लीजिए जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हम सोशल बैंकिंग को प्रमोट करें। और आपको पता ही है साथियों, आपने ये पहले पढ़ा ही होगा, 1969 और 1980 में बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। 1969 में ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया था, तो ये 14 बैंक्स थी। ये 14 बैंक्स का यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दिया है, आप वीडियो पॉज करके साथियों एक बार पढ़ लेना। आपको पता है कि 1980 में फिर से 6 और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था, और ये जो 6 बैंक्स थे ये कौन कौन से बैंक थे, कॉरपोरेशन बैंक था, विजय बैंक था, पंजाब एंड सिंध बैंक था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया था एंड आंध्रा बैंक था। तो बैंक के नेम तो हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप याद कर लोगे तो अच्छी बात है, मतलब पूछा जा सकता है कि ओवरऑल 20 जो बैंक्स नेशनलाइज हुए थे उसमें से कौन से थे कौन से नहीं थे। अदरवाइज ये टॉपिक बहुत मुश्किल है क्योंकि रट्टा मारना पड़ेगा, अगर याद कर लोगे अच्छी बात है, नहीं होता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक नेशनलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो साथियों इसके इम्पैक्ट पे अगर हम नज़र डालें तो 1990 तक जाते जाते लगभग टोटल अगर हम बात करें इंडिया में जो बैंकिंग सेक्टर है हमारा, 82% जो बैंक्स थे दीज वर
पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक का जो नंबर था ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट भी आप याद रखना। अब हम देखते हैं फॉरेन बैंक्स। तो फॉरेन बैंक्स के साथ ही जब हम बात करते हैं, अगर मान लो फॉरेन कोई बैंक है, अगर वो अपना ब्रांच इंडिया में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो क्या आरबीआई से लाइसेंस लेने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल ज़रूरत है। क्या मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? तो बिल्कुल है। 500 करोड़ रुपीज़ जो है इनको कम से कम मिनिमम कैपिटल के रूप में रखना पड़ेगा। ओनरशिप मैक्सिमम कितनी हो सकती है इंडिया में? तो 74% हो सकता है। मतलब कि एट मैक्स अगर कोई फॉरेन बैंक इंडिया में भी आके काम करे तो मैक्सिमम जो फॉरेनर्स है उनका स्टेक कितना रहेगा? 74%। मतलब 100% जो एफडीआई है फॉरेन बैंक से कॉन्टेक्ट में अभी अलाउ नहीं किया गया है। यहाँ से पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, याद रखना आप। अच्छा, फिर उसके बाद तो ये जो आरबीआई के जो रेगुलेटरी प्रोविजंस है, क्या इनको फॉलो करने की ज़रूरत है? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो बैंकिंग एक्ट हो गया, आरबीआई एक्ट हो गया, इसके जो प्रोविजंस हैं इन बैंकों को भी फॉलो करना पड़ेगा। क्या इनको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कार रखना पड़ेगा? बिल्कुल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये सभी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे साथियों। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, ये बेसल नॉर्म्स क्या है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। क्या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है, क्या उसको इनको फॉलो करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। 40% जो पैसा है इनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के रूप में देना पड़ता है। ये पीएसएल टेंशन नहीं लेना, ये सभी कुछ पढ़ना है हमने। ठीक है, नाम से क्लियर है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, ठीक है, ऐसे सेक्टर के लिए 40% जो लोन है ये इनको देना पड़ेगा। अगर मान लो कि बैंक वाले ने 100 रुपये लोन में देना है तो 100 में से 40 रुपये जो है किसको देना पड़ेगा? पीएसएल को देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रीलिम वाला क्वेश्चन पूछा था ना इस बार 2024 में, तो मतलब इस एंगल से इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्टर मतलब कितने होने चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में। तो आपने याद रखना है कि जो भी फॉरेन बैंक इंडिया में काम कर रहा है, अगर वहाँ पे माइनॉरिटी अगर स्टेक अगर इंडियंस का है तो कम से कम जो बैंक का बोर्ड होगा उसमें 2 डायरेक्टर इंडियंस होने चाहिए। अगर कोई फॉरेन बैंक है उसमें इंडियंस की मेजॉरिटी है तो 3 कम से कम डायरेक्टर जो है वो इंडियंस होने चाहिए। ठीक है, ये प्रोविजन है, ये याद रखना है आपने। और फॉरेन बैंक्स की जब हम बात करते हैं तो देखो टोटल इंडिया में जितने भी बैंक ब्रांचेस हैं उसका तो सिर्फ ये लोग 1% ही है। लेकिन अगर आप पैसे की बात करोगे, इनके एसेट्स की बात करोगे तो ये 7% है। मतलब पैसा इनके पास काफ़ी है। तो इस टॉपिक में इतना ही। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी और उस क्लास में हम रीजनल रूरल बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।